न्यू रूल्स के मुताबिक इन्होंने शॉप बाय की है और घर बाय किया है। जो नए कमर्स हैं जो आने वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए अब के इंटरव्यू से। पहले की परचेजिंग जो थी प्रॉपर्टी की वो तो ये थी कि आप नॉर्मली प्रॉपर्टी परचेज कर लें। अब मुझे दिसंबर में प्रॉपर्टी लेनी थी तो उसके ठीक 2 दिन के बाद ये लॉ आ गया। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि जब मैंने इसको पेमेंट कर दी इट मीन्स खलास मैं इसका ओनर हूं और मुझे अब ये घर खाली चाहिए। उसने मुझसे ये बात बोली कि अंकारा में लॉ है कि तो जो मालिक है वो आपसे 15 डेज to 30 डेज ले सकता है अपने दूसरे घर के जो बैंक सर्टिफिकेट देगा ज़रात बैंक ये अपने अकाउंट से। लेकिन एक कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को पूरा स्विच कर रहा हूँ तुर्की। जुल्म। मतलब मैं बैठ के खाली ये सोच रहा था कि 40,000 तो खाली कमीशन दे दिया। दुबई वाले जो दोस्त है मैं उनका डायलॉग कभी नहीं भूला, हमेशा याद रखता हूँ। व्हाट अ लग्जरी लाइफ। तुर्की के लिए मल्टीपल वीजा अप्लाई होता है जिसकी शर्त है। नहीं, आप कह रहे हैं 2 वीजा होने चाहिए टर्की के। हाँ जी, हाँ जी। अब वही चीज है, सेम वही चीज है, लेकिन टापू चेंज है। जो वही वाली बात है, जो डर गया उन्होंने कहा भाई यहाँ से निकलो, पैसे अपने खुले करा लो जल्दी से जल्द। मेरा नंबर आमिर भाई जो है वो मेंशन कर देंगे। सही है, लेकिन खुदा के वास्ते ओनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा उमैर साहब, जो पहले भी हमने इंटरव्यू किया था टर्की के मुतालिक। इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये फिर आए हैं, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। न्यू रूल्स के मुताबिक इन्होंने शॉप बाय की है और घर बाय किया है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी इन्होंने। तो इनसे टाइम लिया, इनसे कहा कि आके बताएं जो बता सकते हैं। तो इनसे जानते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा उमैर साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है अमित भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है? बस तबीयत वगैरह सेट है। बस ये है कि थोड़ी सी, मैंने कहा काफी टाइम हो गया है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरा आज के 2022 के हिसाब से शेयर की जाए। पहले वाला इंटरव्यू तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2020 का था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये है कि 2022 के अंदर तो काफी सारी चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं, लॉज चेंज हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो इससे जो नए लोग हैं, जो नए कमर्स हैं जो आने वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए अब के इंटरव्यू से। उमैर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है? पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने शॉप बाय और की है, थैंक घर यू। बाय किया है। देखिए, मैंने दिसंबर के अंदर मुझे थोड़ा सा ये बताना था कि पहले की परचेजिंग जो थी प्रॉपर्टी की वो तो ये थी कि आप नॉर्मली प्रॉपर्टी परचेज कर लें कैश के थ्रू या सिंपल बैंक ट्रांसफर। सही है। दिसंबर के अंदर इन्होंने ये थोड़ी सी चेंजेस करी कि भाई अब बेसिकली तुर्की जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। इनको अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए उन्होंने बोला कि आपके पास कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कि कौन कितने की प्रॉपर्टी दे दे। भाई किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी है या कोई अफगानी है या कोई भी है, वो बोरी भर के पैसे ले आया और मालिक को जाके डायरेक्ट कैश दे दिया और घर खरीद लिया, तो उसका फायदा नहीं है, कोई ऑन रिकॉर्डेड नहीं है वो। तो फिर इन्होंने थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज किया कि अब आपने वही लीरा लेके हमारे पास आना है, हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और एक ऐसा आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है हमें? सही सही। हाँ सही। तो हमने कहा चलो सही है। अब मुझे दिसंबर में प्रॉपर्टी लेनी थी तो उसके ठीक 2 दिन के बाद ये लॉ आ गया। मीन्स जनवरी के अंदर ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। दिसंबर में लॉ आ गया था, जनवरी में इम्प्लीमेंट हुआ कि अब जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा वो वाया बैंक सर्टिफिकेट के थ्रू लेगा। उस टाइम पे जो है एकदम जो है लीरा के अंदर काफी फ्लक्चुएशन हुई, डॉलर काफी ऊपर चला गया। तो हमें थोड़ा सा फायदा था, हमने कहा चलो सही है भाई, जो बची कुंजी अमाउंट है उसके अंदर जो है एक प्रॉपर्टी अभी ले लेते हैं तो ये फायदा ही देगी हमें। तो फिर मैंने वो घर एक एचएमएस ग्रुप के अंदर ही परचेज किया, सुवेरी इलाके के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी जो थे एटेलर के अंदर था,
एचएमएस ग्रुप के अंदर ही, और अब जो है वो सुवेरी के अंदर है। तो उसमें क्या चेंजेस आई कि भाई उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब आप जो कैश लेकर आए हैं, ये पहले तो अकाउंट के अंदर होना चाहिए जो वहां का अकाउंट होल्डर है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहां मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैंने उनके अपने रिलेटिव के ही अकाउंट के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर करवा दी सऊदी अरब से। तो फिर जब वो लोग बैंक गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस टापू पे क्या अमाउंट लिखवाना चाहते हैं। ये बात हुई एजेंट के थ्रू। तो मैंने वही एजेंट को बोला कि भाई मैं तो कम अमाउंट लिखवाऊंगा, और जो है मुझे भी टैक्स जो है वो कम पे करना है, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीजें का कुछ पता नहीं था कि $75,000 की रिस्ट्रिक्शन है या $50,000 की रिस्ट्रिक्शन है। तो हमने कहा नहीं भाई, जो ओल्ड पैटर्न है उसी तरीके से चलो, कम अमाउंट लिखवाओ ताकि हम इसको टैक्स सेव करके और ये प्रॉपर्टी को डन करें। तो ये मालिक और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी एजेंट के थ्रू। खैर बहरहाल हमने वो डील करी और बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि भाई ये हमारे 1 लाख लीरा की अमाउंट है, आप इसके अवर्स हमको डॉलर सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि टापू से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। टापू ऑफिस वाले कहते हैं कि अगर आप पेमेंट का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो ही आपको हम वो अपॉइंटमेंट देंगे उसके अंदर कि आपका टापू टापू जो है वो कन्वर्ट हुआ। तो उनके स्टेप्स थे, जैसे विरगी नंबर चाहिए होता है आपको, वो हमारे पास ऑलरेडी पुराना वाला था। फिर हम विरगी को जो है नए घर के लिए, एक और मेरा छोटा भाई है उसके लिए अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन, तो वो उनके सिस्टम में ऑनलाइन हो नहीं रहा था। फिर हम विरगी ऑफिस पे भी गए, तो वहां पर भी उन्होंने मना कर दिया कि भाई जब तक एंट्री नहीं होगी वीजे के साथ तो विरगी नंबर नहीं इशू होगा। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2021 जनवरी की। तो मैंने कहा भाई अब क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके हेड ऑफिस जाते हैं, जो एचएमएस ग्रुप के अंदर एक बड़ा हेड ऑफिस है विरगी ऑफिस का। तो वहां पर गए तो वो तुर्किश बंदा ही था, उसने बातचीत करके जो है वो विरगी नंबर ओपन करवा दिया नया। तो हमने कहा चलो सही है भाई, अब तो विरगी हो गया, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्रांसलेटर साथ होना चाहिए। तो ये सब चीजें वगैरह कर करा के जो है वो 1 लाख लीरा की जो है वो अमाउंट हमने बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट करवाई, और उसके रिवर्स के अंदर जो है हमने उनसे डॉलर का सर्टिफिकेट ले लिया। और कन्वर्जन रेट जो बना, जैसे लोग बता रहे थे कि भाई बहुत कमाएंगे, ये करेंगे, फला करेंगे, तो मेरे ख्याल से खाली 40-50 लीरा का फर्क आया, खाली 1 लाख लीरा की अमाउंट के ऊपर जो डिफरेंस आया चेंज के ऊपर, कन्वर्जन रेट जो आया। तो हमने कहा चलो सही है, नॉट अ बिग डील। खैर बहरहाल हमने वो डील फाइनल करी और इस तरीके से वो घर ले लिया। सेकंड चीज जो मुझे अभी लोगों को भी बतानी थी, जो मेन पॉइंट है, ये सब बेसिकली इसको आप नोट कर रहे हैं घर लेते टाइम पर, कि जब आप घर खरीद रहे हैं तो जो पुराना मालिक है वो आपके घर के अंदर है या नहीं है। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा ओल्ड ओनर जो था उसने कहा कि भाई तुम मुझे 1 महीने का टाइम दे दो ताकि मैं दूसरा घर देख लूं। सही है, पेमेंट पूरी ले ली। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि जब मैंने इसको पेमेंट कर दी, इट मींस खलास मैं इसका ओनर हूं और मुझे अब ये घर खाली चाहिए। उसने मुझसे ये बात बोली कि अंकारा में लॉ है कि आपने जब घर बेचा तो जो मालिक है वो आपसे 15 डेज to 30 डेज ले सकता है अपने दूसरे घर लेने तक के लिए। मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, ये चीज जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखवाओ उससे कि जो अब नया मालिक है वो तुमको सिर्फ 30 डेज दे रहा है इस घर में रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने कहा मुझसे। मैंने कहा तो भाई जब मालिक हो गया तो मुझे 1 महीने का रेंट तो दिलवाओ उस घर का। उसने कहा नहीं, जो पहला मंथ है वो ओल्ड ओनर उस घर में रहेगा ताकि वो अपना दूसरा घर ढूंढ लो उस टाइम पीरियड के अंदर, और अगर वो 1 महीने से ज्यादा रहा, सही है, तो वो तुमको नेक्स्ट मंथ का रेंट पे करेगा, जो भी आपने रेंट उस पे
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया आपने उसके साथ। मैंने कहा चलो सही है, ये 2 महीने का सिनेरियो है, टाइम पीरियड है, सही है। तो मैंने कहा कि भाई जो आपको पता ही है कि जो तुर्किश लोग हैं वो घर के अंदर घुसने नहीं देते, मेरा अपना खुद का घर है, दोनों घरों के अंदर मैं जब घुसने के लिए गया मैंने कहा भाई जरा मुझे अपना घर अपना अंदर से खुद तो दिखा दो, तो वो रेंटल ने मुझे अपना घर, मेरा अपना खुद का घर है, मैं नहीं देख सका अंदर से। और जो एजेंट वगैरह हैं वो भी कहते हैं कि भाई वो रेंटल है तो वो उसकी मर्जी है, जब आपका पूरा घर खाली हो जाएगा, रेंटल घर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर हम किसी दूसरे को दिखाएंगे आपका घर रेंट आउट करने के लिए। तो मैंने कहा चलो खैर नो प्रॉब्लम, आप जो हो इसको कंटिन्यू करो, लेकिन ये एज अ नोट मेंशन करोगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो पुराना मालिक है 1 महीने तक फ्री रहेगा, और अगर 1 महीने से ज्यादा रहा तो वो रेंट पे करेगा, और इसके पास टोटल टाइम जो है मेरे घर में रहने का सिर्फ 2 महीने है बस। 2 महीने के बाद ये इलीगल हो जाएगा, अगर ये रहा तो हम इसके ऊपर एज अ केस कर सकते हैं और पुलिस एक्शन ले सकते हैं। समझे आप बात? क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर लिया है, उसमें पुराना ओनर था या पुराना रेंटल था, जो उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे उसमें ये कंडीशन डली हुई थी कि भाई ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं ये 6 साल तक आप इसको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इस मालिक को, रेंटल को। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि चलो यार पहले से ही रेंटल इसके अंदर बैठा हुआ है तो हमें तो बैठे बैठे रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस घर को फाइनल करो, लेकिन ये गलत है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप अब कोई भी घर खरीदे फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल उसका ये है कि आप उससे टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवाएं, और उसको सिक्योर करने के लिए एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट जो आपको रियल एस्टेट वाला बना के दे देता है, आप उसको थोड़े से पैसे खर्च करके उसको नोटराइज करवाएं लाजमी, ताकि आप अपने आप से सिक्योर हो जाए कि हाँ यार मेरी प्रॉपर्टी, और कल को अगर आपको जाना है उस घर में रहना है तो आप रह सकें, वो घर आपका इजीली खाली कर दे। दूसरी चीज एक और कि अगर वो आपसे 1 महीने का टाइम मांग लेता है कि भाई जैसे आप उस घर में रह रहे हैं लेकिन आपने पेमेंट तो पूरी कर दी, सही है, अब 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के टाइम के अंदर अगर उसने कॉम्बी खराब कर दी आपके घर की जो 15, 16, 17 हजार की आती है लीरा की, सही है, उसी टाइम के बीच में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट्स लगी हुई है या सैनिटरी का आइटम लगा हुआ है वॉशरूम के अंदर, वो खराब कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप तो घर खरीद चुके हो, फुल पेमेंट कर दी है घर की। सही बात। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। तो ये सब चीजें आप पुराने ओनर और नए ओनर के बीच में एजेंट को बिठाएं, और 300-400 लीरा एक्स्ट्रा खर्च करें, जो ट्रांसलेटर को साथ बिठाएं कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करें, क्योंकि ये 1 महीना एक्स्ट्रा रहेगा, मैंने फुल पेमेंट कर दी है। अगर फुल पेमेंट के बाद अगर मेरी कॉम्बी खराब हो जाती है जो अभी सही है, या मेरे दूसरी चीजें खराब हो जाती हैं, या मेरे दरवाजे को तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया XYZ, तो उसकी मेंटेनेंस उसका कौन जिम्मेदार है? इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और स्टिल करते आ रहे हैं अभी तक की लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक, सही है। तो सबसे पहले तो आप ये सब चीजें देखें, फिर अब आप आ जाए फॉर एग्जांपल रेंटल के ऊपर, सही ना। इसी तरीके से आपने रेंटल से भी करना है। अब जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस्तांबुल के अंदर अगर आप बात करते हैं तो रेंट सामने ये कहाँ चले गए 1+1 करके, मिनिमम जो स्टार्ट है वो 4,000 लीरा से स्टार्ट है फर्निश्ड, सही। 1 बेडरूम के कहाँ डबल? तक जा रहा है? नहीं 1+1, 1+1, 1+1 फर्निश्ड एसएनजॉट के अंदर जो है वो कम से कम 3,500 4,000 से स्टार्ट है फर्निश्ड, सही सही। महालसी के अंदर।
सही है। और अगर आप वही चीज टावर के अंदर चले जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो है वो 5,000 भी मांग रहे हैं, कुछ लोग जो है वो 4,500 भी मांग रहे हैं। इस तरीके से रेंट चल रहा है। पहले क्या रेंट होते थे, आज से ये अगर आप बारह दो सौ साल पहले चले थे, 1200 1300 अगर आप 1500। 1200, 1,000, मोहाली के अंदर जो था वो भी 800 के अंदर, जो मैंने घर खरीदा था 2020 के अंदर, तो उसमें जो रेंटल रही थी वो 900। तो यही मैं आपको चीज बता रहा हूँ, कहाँ 2020 के अंदर 800 लीरा रेंट, और आज आप देखें वो रेंट जो है तकरीबन 4,000 लीरा तक चला गया है फर्निश्ड अपार्टमेंट। ऐसी अच्छा। ये मेरे ख्याल से मिर्जा डबल साहब, नहीं हुआ। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर उस टाइम अगर कंपैरिजन करें, लाइक 1200 रेंट उस टाइम के मुताबिक देखा जाए तो उस टाइम 8 का डॉलर था। अभी डॉलर हो गया लाइक पंद्रह सही है। सोलह पे। ठीक है। सही है। अभी देखा जाए तो उस टाइम के मुताबिक अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो 1200 2400 बन जाए चलो, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा कितना आप कह रहे हैं, 3500 से 4000 पहुंच गया, यानी कि 4,000, लाइक वो मैं इसलिए बता रहा हूँ 50 क्योंकि टू मैंने अभी 60% बढ़ा है। रिसेंटली, हाँ मतलब मैंने अभी अपना रिसेंटली रेंट आउट किया है तो 4,000 पे रेंट आउट हुआ है रिसेंटली, तकरीबन 1 वीक हुआ है। सही। सही है। तो अब आप एक मुझे, अब वहां इतनी सैलरीज तो है नहीं ऐसे ही। कि तुर्क लोग जो है या वो इन सब। अब यही प्रॉब्लम आ रही है अभी आजकल जो आपके सामने आ रहा है कि डेली जो है वो न्यू लॉज आ रहे हैं, डेली। और मैं आपको एक चीज ये वेरी क्लियर कर दूं कि मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह को देखता हूँ और उनकी स्टोरी सुनता हूँ, और वही वाली बात है कि मेरे अपने वहां पर काफी रिलेटिव हैं जो 3-3 साल, 3.5 साल से वहीं रह रहे हैं। इस्तांबुल में भी रह रहे हैं, अंकारा में भी रह रहे हैं, बुर्सा के अंदर भी है, अंतालिया के अंदर भी है। उसके अलावा मैं किसी और सिटी की बात ही नहीं करूंगा, जो मेरे अपने हैं और जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है अपनों से ही, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो वो यही बता रहे हैं कि अभी का जो सिनेरियो है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो हाउस रेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल हो, या यूटिलिटीज ले लें आप, कुछ भी ले लें, तो कहने का मकसद है वो डबल नहीं, वो तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। सही है ना। इतनी सैलरीज वहां पर है नहीं, सर्वाइवल थोड़ा सा आजकल मुश्किल है। भाई मैं, वही मुझसे लोग कहते हैं कि मिर्जा भाई आपकी वहां पर प्रॉपर्टीज है और आप जो है वहाँ जाते हैं। चलिए, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा भाई जब तक सऊदी अरब में नौकरी लगी हुई है तो यही गाड़ी चलाओ ना। अभी तो यहाँ लगी हुई है नौकरी, तो जब होगा, तो फिर जब हमको एक चीज पता ही है कि जब यहाँ से जाना ही है, और अगर पाकिस्तान नहीं जाना है तो जब तुर्की ही जाना है, तो जब तक लगी हुई है गाड़ी चलाते जाओ अपनी। सही बात है। सही है ना। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि आप कहीं से भी कोई सी भी कंट्री उठा लें, जो सेविंग आप सऊदी अरब के अंदर कर सकते हैं, ये मैंने बहुत से लोगों को ऐसा एग्जाम्पल दिए, मॉडल एग्जाम्पल दिए, वो सेविंग, खाली सेविंग, वो सऊदी अरब जैसी जगह के अलावा आप नहीं कर सकते कहीं पर। ये बात हकीकत है कि यहाँ के पैसे में थोड़ी सी अल्लाह ने बरकत दी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सऊदी अरब भी जो है डे बाय डे ये भी महंगा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज यहाँ पर भी डबल हो रही है। तो ये जो महंगाई है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। जैसे हम ये रोना गाना करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये इतना महंगा हो गया, ये इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो भाई 2 रियाल 18 हलाले तो सऊदी अरब के अंदर भी हो गया। सही है। और पेट्रोल था कितना, 40 हलाले, मतलब 40 पैसे का था 1 लीटर। सही है, 40 पैसे। और अभी कितने का है, 2 रियाल 18 हलाले। सही है ना। तो फर्क आ गया। अगर आप इसी को जो है वो पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो ये 100 क्रॉस हो जाएंगे। पाकिस्तान से तो सस्ता ही है ना, हाफ प्राइस है। हाँ सही है, हाँ ये कह सकते हैं कि आप हाफ प्राइस है, लेकिन हमारे लिए तो हम ये सोचेंगे ना, कहाँ 40 पैसे 40 हलाला, और अब कहाँ 2 रियाल 18 हलाले। तो ये फर्क आ गया। ऐसे सही ही है। है। इसी तरीके से जैसे सऊदी अरब में पानी की बोतल जो थी वो थी 5 रियाल की, अब जो है वो 8 रियाल की है। सही है ना। तो ये हमारे लिए तो, यहाँ तो रियाल के ऊपर बात होती है ना, क्योंकि सैलरी उस हिसाब से होती है।
सही है, लेकिन क्या है कि यही सेम सिनेरियो जो है वो तुर्की के अंदर चल रहा है। तुर्की के अंदर आज कुछ रेट है, आप कल जाए कुछ और रेट है। फिर दूसरा, जो तुर्क बंदा है आपसे कह रहा है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल 10 लीरा की ये चीज दे रहा हूं, तो वो दूसरे बंदे को वही सेम चीज 15 लीरा की बेच रहा है, बिकॉज ऑफ डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से। कोई सही एक है। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। अगर आप नॉर्मल शॉप्स में चले जाएं तो सबके लिए अलग रेट है, आपके लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है, जो नॉर्मल शॉप्स है। अच्छा, दूसरा तो आप दूसरा आपने जो शॉप बाय की है वो कहाँ पे की है, और उसका क्या प्रोसीजर है कमर्शियल का, उसमें कितना फर्क, क्या उसका प्रोसीजर है पूरा? अच्छा, चले, अब मैंने आपको जो अभी तक बताया था वो सुवेरी के लिए बताया था कि वो सुवेरी के अंदर जो घर लिया था वो हमने लिया था दिसंबर एंड में, मतलब उसकी जो कौन पेमेंट कहाँ हुई पे थी वो दिया था? थी सवेरी? वही सेम, अनकरा सुवेरी के अंदर। अनकरा सवेरी, ये जो अभी कर लिया था दिसंबर में? हाँ, दिसंबर एंड में लिया है, लेकिन पेमेंट जनवरी में हुई है, टापू पे जनवरी की डेट है। सही सही, यानी कि 2021 में। सही है, 2021 के अंदर। फिर आप आ सही जाए 2021 फेब्रुवरी मार्च। सही सही। मार्च के अंदर हमने एक शॉप परचेज करी एचएमएस ग्रुप के अंदर, टॉपजू के अंदर, सेम एरिया के अंदर ही है। मैंने सारी जो भी चीजें ली हैं वो एचएमएस ग्रुप के अंदर ही ली है, वहाँ पे अनकरा में? अनकरा के अंदर ही। सही। अच्छा, अब वो आप उसको कमर्शियल किस तरीके से कह सकते हैं कि उसके टापू के ऊपर लिखा हुआ है दुकान। सही है, उसके टापू पे लिखा हुआ है दुकान, और उसका जो फ्रंट है उस पे गेट नहीं है, उस पे शीशे की विंडो लगी हुई है और शीशे का दरवाजा है। सही। तो जिससे हमने खरीदी थी वो पहले था इंटरनेट कैफे, उसके बीच में फ्रंट पे पूरा एक हॉल है बड़ा। सही है, उसने उसके अंदर क्या किया, ओपन किचन बनाया हुआ था पूरा एक वॉल पे। सही है, और पीछे एक रूम भी है, जैसे नॉर्मली वहां की शॉप्स में होता है, पीछे एक रूम छोटा सा और अटैच बाथ होता है, और सामने हॉल है। सही। तो मैंने उससे ये चीज पूछी कि ये अभी फिलहाल जो है तुमने इसको किस तरीके से इसको रेंट आउट किया हुआ है, तो उसने बोला कि यार वो कोरोना की वजह से जो है ना वो इंटरनेट कैफे बंद हो गया था, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको एज अ स्टूडियो अपार्टमेंट फर्निश्ड रेंट आउट कर दिया। सही है, तो उसके अंदर क्या है कि उसमें स्प्लिट यूनिट भी लगा हुआ है, टीवी भी है, पूरा वॉशिंग मशीन, पूरा फुली फर्निश्ड है वो। सही है, रूम है बैक साइड के ऊपर, बेड डला हुआ है उसके अंदर, और तकरीबन 8 साल से 7 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। बिल्डिंग के ही बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, योक्षक गिरीश नहीं, ग्राउंड फ्लोर जो है उसके ऊपर वो दुकान है। और आगे जो है वैसे बैठने का पैसेज होता है, आप 2 टेबल लगा के बाहर बैठते हैं, वो भी हमारे पास है। सही सही। तो फिर हमने, हाँ, तो उसने ये बोला कि भाई अभी ये जो है एज अ स्टूडियो आप इसको यूज कर लो, है दुकान ही, टापू के ऊपर दुकान मेंशन हो रहा है। तो हमने कहा क्योंकि हम तो अभी सब सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमने बोला कि चलो भाई जो चल रहा है उसको इसी तरीके से, और वो बहुत अच्छा रेंट आउट हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा रेंट आउट हुआ हुआ है वो, क्योंकि वो फर्निश्ड है। और वो भी हमने 1 साल पहले रेंट आउट किया है। जो अभी उसकी करंट वैल्यू चल रही है, रेंटल जो चल रही है वो 2500 लीरा चल रही है अभी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम दूर बैठे हुए हैं, तो हमने एक एजेंट हायर किया हुआ होता है, वही हमारे घर रेंट पे चढ़ाता है, वही हमारे टैक्स भरता है जो साल के आते हैं, वही हमारी दास करा देता है। तो वो हमें ये सुकून रहता है कि चलो यार हम है नहीं, थोड़े कम किराया मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम वहां नहीं है। वरना लोगों ने उसी दुकान को स्टूडियो बनाया हुआ है फर्निश, उससे पर डे 300 लीरा कमा रहे हैं एज अ रेंटल पर डे, क्योंकि होटल का जो रेंट चल रहा है वो मिनिमम चल रहा है 700 से 800 लीरा।
तो वो अपना घर दे देते हैं 300-350 लीरा पर डे के ऊपर। लेकिन ये काम जब अच्छा लगेगा कि जब आप वहां पर खुद हो, आप उसको मेंटेन कर सको, उसको ऑर्गेनाइज कर सको, डे बाय डे किराया खुद जाके ले लो, या 10 दिन के लिए आपने दे दिया या 1 हफ्ते के लिए दे दिया। इसके लिए एजेंट इतनी ख्वारी नहीं करता कि यार मैं हर वक्त जो है ये भाग दौड़ करता रहूं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, लेकिन वो ज्यादातर इस्तांबुल में अवेलेबल है, जो आपके घर के साथ प्ले करते हैं। पर डे पे दे दिया, 1 वीक के लिए दे दिया, 10 दिन के लिए दे दिया। लेकिन इतना ये जो टूरिज्म के हवाले से बात होती है ना, उतनी ज्यादा अंकारा में नहीं होती। वो ये गेम ज्यादातर इस्तांबुल में चलता है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप वहां पर खुद हैं तो आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से, अपने घर का रेंट जनरेट कर सकते हैं अगर आप खुद वहां पर हैं। और अगर आप खुद वहां पे नहीं हैं तो मुल्क से बाहर हैं, तो बेटर है अगर आपने कहा चलो यार थोड़ा सा कम खा लो लेकिन अच्छा और सुकून का खा लो। तो इसके लिए जो है फिर हम लोग जो है वो एजेंट को दे देते हैं घर के, यार आप हमारा घर जो है वो रेंट आउट कर दो। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे एजेंट का फोन आया, मुझसे कहने लगा यार वो तुम अपनी दुकान की जो है ना इंश्योरेंस करा लो। जो कि मुझे खुद भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला। मैंने कहा यार वो दास खुई भी तो है उसकी। कह रहे नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो दुकान है उसकी एक और इंश्योरेंस होती है, दास नहीं हो, दास तो हो जाती है अर्थक्वेक इंश्योरेंस। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज है? कहने लगा ये इंश्योरेंस है कि कोई दुकान जल जाए, कोई चीज मतलब कोई डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर एक इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो सीधे उसको करा देना। तो ये 2 दिन पुरानी बात है, तो उसका मेरे ख्याल से कल या परसों अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो इंश्योरेंस पेपर भी दिखा दूंगा। तो वो इंश्योरेंस पेपर हो जाएगी, उसकी इंश्योरेंस हो जाएगी शॉप की। ये दास नहीं है, ये दूसरी चीज है, इंश्योरेंस है ये। दास मीन्स होता है अर्थक्वेक इंश्योरेंस, कि बिल्डिंग गिर गई, कुछ हो गया, हादसा हो गया, उसकी है। ये दूसरी इंश्योरेंस है, ये है शॉप इंश्योरेंस। तो ये चीज मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चली, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी ही पहली दफा ली थी तो पता आइडिया नहीं था ना। ऐसे ही है। अच्छा, इसका जो आप इसकी प्राइस जो आपने ली है, इसका साइज क्या है, इसकी प्राइस कितने की आपको पड़ी है ये? तकरीबन ये भी हुई है आपका अल्लाह भला करे 70 स्क्वायर मीटर की शॉप है ये, 70-80 स्क्वायर मीटर की। सही। और ये कितने की पड़ी है? सही है। सारा कुछ तो टैक्स डाल दो तो? ये हमने ली है, ये इसके बिल्कुल बराबर के अंदर जो है ना, वो जो बिल्कुल एक बिल्डिंग के बाद ही मेन रोड है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि मेन रोड साथ चल रहा है और दूसरी बिल्डिंग के अंदर आपकी शॉप है, लेकिन रोड फेसिंग नहीं है, रोड फेसिंग नहीं है, बिल्कुल अंदर घुसते के साथ ही पहली ही बिल्डिंग के अंदर ही वो शॉप है। सही सही। तो ये हमने जो लिए तकरीबन तकरीबन आप इसको समझे 38 या $39,000 कुछ की पड़ी थी। $39,000 की, यानी कि कितने? डॉलर की पड़ी थी हमको तकरीबन उस ये है 2021 मार्च तो में इसको परचेज किया है। 2021 मार्च के, मार्च के अंदर, यानी कि ये तकरीबन इस टाइम। क्योंकि मैं कन्वर्जन इस तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि हम जो है वो रियाल के अंदर कर रहे होते हैं, तो हमारा रियाल अच्छा, चेंज है, पीकेआर चेंज है, तो इससे ये चक्कर है। 2021 क्योंकि हमारे मार्च। पास तो हाँ 21 मार्च तकरीबन लगभग $38-39,000 का यानी एक्सपेंस कि आया उस था। टाइम 7.2 रेट था डॉलर का। बस 7.2 रेट था अगर, तो 39,000 की। तकरीबन तकरीबन $39,000। हाँ जी, यानी कि 2,80,800 लीरा उस टाइम का। तकरीबन तकरीबन इस हाँ। तरह, वो मैं इसलिए नहीं आपको कह सकता क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे रियाल और जो डॉलर है उसका सऊदी अरब का पैक हुआ हुआ 3.75 का। अच्छा अच्छा। सही है। तो हमारे रेट में और जो तुर्की का रेट है और जो पाकिस्तान का रेट है उसमें बहुत फर्क है। हम एक अमाउंट बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि हम तो
ऐसे ही ऐसे ही। 20 साल हो चाहे 30 साल हो चाहे 40 साल हो, $1 के 3.75 ही मिलते हैं सऊदी अरब के अंदर। ये फिक्स है, अच्छा अच्छा, सही सही। और ये अभी फिक्स है। तो ये तकरीबन 40 साल से चलता आ रहा है ऐसे ही। अच्छा अभी मेरे साहब, अभी अगर इसका कन्वर्जन रेट देखें ना 39,000 का, तो 6,74,700 लीरा बन रहा है, क्योंकि लीरा का रेट हाँ, अभी हो गया मुझे मुझे पता है, सतारह मुझे उसने यही चीज, इशारिया मुझे मेरे इकतीस एजेंट ने भी तीस यही बताया मुझे कि ये तुम्हारी अभी शॉप जो है वो डबल की हो गई है। डबल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो हाँ, लीरा उसने बहुत उसने मुझे डाउन आ गया ना। डबल पे, तो उसने कहा आंख बंद कर लो, उसने कहा डबल पे तो आंख बंद कर लो, कोई मसला नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि $39,000 की पड़ी मुझे, ये सब चुटर पुटर चीजें वगैरह रफ कर ले, आप उसको राउंड कर ले $40,000, हम्म। क्योंकि मैंने ये दुकान जो है सऊदी अरब से बैठे बैठे खरीदी, खुद ट्रेवल नहीं किया। यानी कि इसका आपने। भी एक तरीका है, जो जितना भी गल्फ एरिया है, जिसमें आपका कतर आ गया, सऊदी अरब आ गया, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चाहते हैं कि यार हम ट्रैवल नहीं करें लेकिन बैठे बैठे खरीद ले प्रॉपर्टी। सही, हाँ, इसका भी तरीका बताएंगे जो बैठे बैठे खरीद रहे हैं आप, ये किस तरह मैनेज किया हुआ है आपने? हाँ, ये भी एक तरीके कार है। इसके अंदर क्या है कि गल्फ वालों के लिए तो भाई मैं पहले गया एम्बेसी, तुर्क एम्बेसी। मैंने तुर्क तुर्क एम्बेसी वालों को बोला कि भाई मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे वकालत चाहिए। उसने कहा कि आपका कोई वहां रिलेटिव है या कोई बंदा है जो आपके रिवर्स वहां पर काम करेगा, आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा? सही। मैंने कहा हाँ है, मेरे अपने रिलेटिव है। उसने कहा कि आप उनका किमलिक और पासपोर्ट की कॉपी मंगवा लें ट्रांसलेटेड। मैंने कहा सही है। अब जाहिर सी बात है, वो तो मेरे रिलेटिव है तो मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझे अपना किमलिक भी दे दिया और पासपोर्ट की कॉपी भी दे दी ट्रांसलेटेड। सही। हम्म। फिर उस मैं यहाँ से तुर्क एम्बेसी पर गया, मैंने कहा भाई मुझे वकालत बना दो इस नाम की कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, ओनली प्रॉपर्टी खरीदनी है, और मेरे गवर्नमेंट काम, बिजली का बिल मेरे नाम कराना, पानी का बिल मेरे नाम कराना, और उसके अंदर कंडीशन मेंशन करो कि ये अपने अकाउंट से ये अपने अकाउंट से लीरा को डॉलर में कन्वर्ट करके सर्टिफिकेट लेंगे। आई सही। समझ में? ये नहीं आई? आ गई आ ये गई। वकालत के अंदर पॉइंट आपने ऐड कराना है। 2021 में जो भी घर लेगा उसको ये पॉइंट वकालत में ऐड कराना है, पहले नहीं था ये। क्योंकि अब तो आपको, अगर आपको घर लेना भी है तो वो आप सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। तो आप ये जब वकालत देंगे और आपका जो रिलेटिव है वो जब बैंक के पास जाएगा तो ये वकालत दिखाएगा कि भाई ये मेरी वकालत है, इसके अंदर ये मेंशन हुआ है कि गवर्नमेंट के कोई से भी काम, और उसमें हमने ऐड करवाया है नोट करके कि जो बैंक सर्टिफिकेट देगा ज़राअत बैंक, ये अपने अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे अमाउंट और डॉलर सर्टिफिकेट लेंगे, इसकी अथॉरिटी भी दी है। सही। क्योंकि अकाउंट तो रिलेटिव का है ना, मेरा नहीं है। उन्हीं के अकाउंट के अंदर पैसे गए। बस हम्म। ये है कि वो अपने अकाउंट से पेमेंट करेगा, लेकिन जो टापू इशू होगा वो मेरे नाम का होगा, सही सही। क्योंकि वो वकालत काम करेगी सारी। एक रिलेटिव होना जरूरी है, कोई फ्रेंड हो वो भी चल सकता है जिस पे आपको नहीं, फ्रेंड एतबार हो। मैंने, ठीक है ना, मैंने कहा ये रिलेटिव है तो ये रिलेटिव मींस ब्लड रिलेशन। अच्छा अच्छा। सही है ना? तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्त के ऊपर, तुर्क के ऊपर, कोई और अदर नेशनलिटी के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे या अपना $40,000 किसी को दोगे? आप मुझे बता दें। नहीं, बहुत जाहिर है, बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो उस पे बंदा कर सकते हैं ट्रस्ट, लेकिन हाँ, बहुत वो रेयर चांस होता है। अगर आपने कहा कि भाई मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इनकी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, सब ये मेरे रिलेटिव हैं, एक ही खानदान के हैं, सब कुछ है, तो यू कैन प्ले, नो प्रॉब्लम, आप इन्वेस्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ क्योंकि जी। आपको पता है ना कि आपके पैसे जो है वो आपके ही घर में गए ना, किसी और के घर में तो नहीं गए ना। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप किसी और के ऊपर डालोगे तो मैं तो नहीं मानता कि कोई बंदा उसको एक्सेप्ट करे, बेशक छोटी अमाउंट हो। अब इन्होंने बेसिकली देखे, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद समझते हैं कि मैं थोड़ा सा रूडली बात करता हूँ या मैं बहुत कुछ ज्यादा बता देता हूँ। तो बहुत से ऐसे एजेंट्स भी हैं,
मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत सारे एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वो अगेंस्ट हो जाते हैं आपके। वो ये समझते हैं कि आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। सही है? यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अगर अपने पैसे किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है, तो टेंशन अलग चीज है, रियलिटी एक्सप्लेन करना एक अलग चीज है, दोनों चीजों में फर्क है। ऐसे सही ही है है। ना? सही है ना? अब आप खुद वहां पे रहकर आए हो, मैं वहां पे 2 दफा जा चुका हूँ। मैंने आपको अपनी पहली भी स्टोरी में बताया था कि मैंने अपना पूरा 2020 का जो किमलेक अप्लाई किया था, शायद आपको याद हो, उन्होंने मुझे नहीं दिया था किमलेक, याद है हाँ आपको? जी, हाँ जी, याद है, ऐसे ही है। क्या बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपका बिजली का बिल आपके नाम नहीं है, आपकी इंश्योरेंस जो है वो पुरानी डेट की है, सही है, और आपका एफआरसी जो है वो 2018-19 का है, हम्म। सही है ना? तो और फिर ये सारे काम मैंने वकालत के थ्रू करवा दिए, फिर भी उसने मुझे नहीं दिया, कि ये बोल के कि अगर मिर्जा यहाँ पर आएगा मैं उसके हाथ में दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। वो अपनी फाइल खुद आगे जमा कराए। हम्म। सही है ना? तो कहने का मकसद ये है कि पहले और पास्ट, और अगर आप अभी प्रेजेंट की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है अभी। अब एक अभी और बात आ गई, अगर हम्म। आप किसी को कोई अच्छी चीज बताओ तो लोग वो भी बुरा मान रहे हैं आजकल, कि आप अच्छी चीज के अंदर जो रियल एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं बीच में, उनकी क्या कहने का मकसद है, कह लें आप दिहाड़ी, वो खत्म हो जाती है। जिस तरीके से मैंने शायद आपको याद करें पहले बताया होगा कि काट मलकियाती और काट इत्तेफाकी घर के अंदर क्या फर्क होता है, हाँ जी, हाँ जी, याद है ना? याद है, जबकि याद। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक, हाँ, मैंने कहा वो उसके अंदर भी बहुत से लोगों की बहसबाजी हुई, हाँ उसमें भी जी। बहुत से लोगों ने बहसबाजी की, स्टिल है, स्टिल कंफ्यूजन है अभी तक, स्टिल। मैं बोल रहा है आपको, ये चीज बता रहा हूँ, स्टिल लोग अभी तक कुछ ऐसे हैं जो मानते नहीं है। उसकी वजह क्या है मानने की? कि पैसों का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ, मैं आपके 50-60 हजार लीरा बचा लूंगा, तो आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरा मोहसिन है, मैं इसी के पास ही लूंगा प्रॉपर्टी। बात है या नहीं है? सही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो भाई आप थोड़ा सा बंदा ये सोचे कि यार ये मुझे प्रॉपर्टी 50-60 हजार कम में क्यों मिल रही है, कोई वजह होगी क्या है? मतलब पुरानी गाड़ी खरीदो और नई गाड़ी खरीदो, जमीन आसमान का फर्क होता है पैसों में। ऐसे ही है। सही है ना? तो भाई कहने का मकसद ये है कि जो चीज आपको सस्ती मिल रही है ना, तो हमेशा उसकी छानबीन बहुत जरूरी है। और सॉरी टू से, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, थोड़े से जज्बाती हैं। ये एक सवाल ये है कि अगर आप किसी को कोई चीज बता रहे हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे भी सवाल किया, यार मिर्जा भाई आप खुद तो वहां पे है नहीं, सही है, और आप जो है लोगों को एडवाइस कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अगर मैं वहां पर नहीं हूँ, लेकिन मेरी वहां पर प्रॉपर्टीज तो है, मेरे अपने रिलेटिव तो हैं, ब्लड रिलेशन है मेरे वहां पर, जो 3-3 4-4 साल से वहां रह रहे हैं। हम्म। सही है? भाई वो मुझे क्यों कभी गलत एडवाइस करेंगे? क्योंकि जब मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उन्हीं के थ्रू तो खरीद रहा हूँ। आपका ऐसे ही कोई है। अगर अपना या कोई भाई या कोई रिलेटिव होगा जो आपसे सिंसियर होगा, कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा। सही है? अब सवाल क्या होता है कि भाई आप वहां पर है नहीं, आप लोगों को आने से मना कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि आप बहुत से लोगों को मना करते हैं कि भाई अभी नहीं आओ ये। मैंने कहा भाई पहले पूरी बात तो सुन लो। पुराने लॉ और नए लॉ के मुताबिक थोड़ा सा फर्क आ गया है। अब आपको अगर वहां पे रहना है तो $75,000 की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है या नहीं है? ऐसे ही है। या अगर आपको किसी छोटी सिटी के अंदर रहना है तो $50,000 की आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो टीआरसी अप्लाई करने के लिए। सही है? पहले तो ये लॉ नहीं था। हाँ जी। पहले तो ना आपसे कभी, मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ 2018-19 के अंदर, नफूस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, नम्रताज भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, कभी मांगते थे कभी नहीं मांगते थे, कभी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा। तो हम्म। अगर आप पुराने टाइम को अभी नए टाइम, तो नए लोग आ रहे हैं, सही है, तो मैंने कहा भाई का जो नए लोग आ रहे हैं, $75,000 बेचारे के पास किसी के पास नहीं है,
ऐसे ही है। अगर वो 60 और वो रहने के लिए आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, तो तुम उसके $60,000 कम से कम बचा लो, उसको एक सही बात बता के। सही है। वो क्या करा है, उसके पास $60,000 है और वो रहने के लिए आना चाह रहा है। हम्म। सही है। तो भाई $60,000 में तुम कैसे रहोगे जब तुम्हारा टीआरसी ही नहीं बनेगा? जाहिर सी बात सबसे है। पहला सवाल। अगर आपने कहा कि मैं $60,000 इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा हूं खाली, हम्म। तो सही है। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट करके उसको रेंट आउट करके वापस चले जाओगे। ऐसे ही है। तो ये दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। तो लोग, वही मैंने आपसे जो कहा, जज्बाती नहीं कि आप गलत एडवाइस कर रहे हैं। भाई क्यों गलत एडवाइस कर रहे हैं? मैंने आपको एक बात लॉजिकल बता दी कि एक आपने इन्वेस्ट किया और आप चले गए, हम्म। तो आप 30,000 की प्रॉपर्टी भी खरीद लो, 40,000 की भी खरीद लो, 50,000 की भी खरीद लो, 25,000 की भी खरीद लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को पूरा स्विच कर रहा हूं तुर्की, तो उसकी शर्त है ना $75,000 की, $50,000 की। वो कैसे होगी? फिर उसके बाद उसके अदर एक्सपेंसेस, आपने प्रॉपर्टी का टैक्स देना है, फिर आपने एजेंट को कमीशन देना है। अब उसके बीच में कितने एजेंट है ये भी नहीं पता। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फैमिली ने प्रॉपर्टी खरीदी, हम्म। दिखाई किसी ने, है किसी और एजेंट के पास, तो बीच में कितने एजेंट हो गए? 2 एजेंट हो गए। ऐसे ही है। सही है। एक ने कहा मैं 2% लूंगा, दूसरे ने कहा मैं 2% लूंगा, यहां तो लैंग्वेज ही नहीं आती थी। तो अगर प्रॉपर्टी 6 लाख की हो गई, तो मेरे अपने ही एक ऐसे दोस्त हैं बहुत अच्छे, कि उन बेचारों को बेवकूफ बनाया गया और बकायदा रसीद भी दी गई। एक एजेंट को एक कमीशन 20,000, दूसरे एजेंट को एक और कमीशन 20,000। मतलब ऐसे भी है। ओए होए, जुल्म। मतलब मैं बैठ के खाली ये सोच रहा था कि 40,000 तो खाली कमीशन दे दिया, जो कि बनता था असूलन तौर के ऊपर 20,000। ऐसे ही है। सही है। तो मतलब वही वाली बात है कि तुर्क लोगों को ये सब चीजें पहले नहीं पता थी, और अब इनको पता चल गया है कि जब ये लोग अपने मुल्कों से हमारे पास डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज का बेनिफिट उठा के इनको बेवकूफ बनाया जाए। सही बात। सही है। उसके चक्कर में चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए ट्रांसलेटर हायर नहीं करते। हाँ जी, सही बात। मैं अभी सबको यही कहूंगा कि जो भी नया बंदा है इस टाइम पे, मैं स्टिल अभी ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा सोच समझ के आए कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं वहां पे। नंबर 1, नो जॉब्स। यस। इसके ऊपर अगर आपको शौक है फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करने का, तो वो एक अलग बात है। वो भी आपको मिल गई, गनीमत से तो मिल गई, क्योंकि आजकल बहुत चेकिंग चल रही है। मेरे साहब, फैक्ट्री में मुझे एक चीज बताइए आप, फैमिली लेके जाके फैक्ट्री में जॉब करके क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे? मुझे मेरे दुबई वाले दोस्त याद आते हैं फिर, आपको याद होगा। आप अभी उनसे मिल के आए। सलमान भाई। जी, सही यार है वो ना। शुक्र है अल्लाह का, वो सेट है। बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं नहीं, मिला हूँ। वो सेट है मैं उधर। एक बात मैं एक बात आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर, चले एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। आप कह रहे हैं मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैं वहां गाड़ी में रहता था, मैं ये कहता था, यूं करता था, फला करता था। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई तुर्की आपके लिए रिटायरमेंट लाइफ के लिए बेस्ट जगह है। हम्म। लेकिन रिटायरमेंट के साथ आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो हो वहां रहने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2019 के अंदर 2+1 घर अंकारा के अंदर 600 लीरा रेंट था। 600 लीरा। सही बात है। सही है। 2019 के अंदर आज वही घर का रेंट अंकारा के हिसाब से 2,500, 2,700, 2,800 पहुंच चुका है। ऐसे ही है, नो डाउट। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ,
हमेशा एक बात याद रखें, ये मैं आपको बहुत की पॉइंट बता रहा हूं, परचेजिंग के लिए एक एजेंट रखें, रेंटल के लिए दूसरा एजेंट रखें। आई समझ में या नहीं है? एक ही के ऊपर अगर आप काम डालेंगे दोनों, क्या पता उसकी एक्सपर्टीज जो है वो खाली घर खरीदने की हो। सही है? किस तरह मैं आपको बात बताता हूँ। अभी मेरे पास इस्तांबुल के लिए एक फैमिली आई, मेरे रेंटल ने मुझसे कहा कि यार मिर्जा, ये तुम्हारा घर जो है वो 4,000 लीरा में लेने को तैयार है। सही। क्या पता, क्या पता 4,500 भी दे दे। वजह क्या सही है? बता? मैंने कहा क्यों भाई, 4,500 दे दे। कह रहे मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, और तुम्हारा घर जो है वो ऐसा न्यूयॉर्क के मेहतर चश्मे में है। सही। मेहतर चश्मे जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर उसका नाम नहीं है। अच्छा। मेहतर चश्मे, मोहम्मद आकिफ, इनका जो है ना नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जो उन्होंने अभी 1200 सिटीज वो जो लगाई है, इन्होंने मोहल्ले सी जो लगाए हैं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, अलग अलग जगहों पे, अनकरा के अलग है, बहुत सारी जगहों के, उसमें एसएन रिजॉर्ट के अंदर तुम्हारे वाले घर का एरिया का नाम नहीं है। सही। तो तो आप ये सोचें कि उस एजेंट ने मुझसे क्या बोला कि जिसको लेना होगा वो 4,500 में भी लेगा तुम्हारा घर, अगर उसको लेना होगा तो। वही वाली बात, जज्बाती, हमें तो जाना है। वो आपके दुबई वाले जो दोस्त हैं, मैं उनका डायलॉग कभी नहीं भूला, हमेशा याद रखता हूँ, व्हाट अ लग्जरी लाइफ। याद होगा आपको। मैं लिटरली इनका वो ये सेंटेंस कभी नहीं भूलता। तो उसकी वजह देखिए, लग्जरी लाइफ आप अपनी खुद बनाते हैं। ऐसे ही है। मैंने उससे ये चीज पूछी कि भाई तुम 4,500 लीरा में इसको तुम मेरा घर रेंट पे दे रहे हो, ये ले लेगा या 1-2 महीने 3 महीने के बाद ये बोलेगा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है? फिर आपके घर में फर्नीचर। फिर जाहिर बात है, बच्चे जब घर के अंदर होते हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो थोड़ा सा फर्नीचर के ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, आपकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट फैमिली रह रही है तो आपकी आवाज सही कट है। रही है। आवाज कट रही है। अब सही है, देखो। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर आप एक फैमिली को देते हो घर, तो वो आपके घर की वॉशिंग मशीन 4 दफा चलाएगी एक हफ्ते में। हाँ जी। और अगर आप किसी स्टूडेंट को देते हो या किसी कपल को देते हो, तो वो एक हफ्ते में एक दफा चलाएंगे शायद। हाँ जी। तो उसमें क्या है, कहने का थोड़ा कम ले लो लेकिन अच्छा ले लो, सुकून का। मैंने कहा तुम उसको 4 वाले को दे दो, 4 वाले के अंदर क्या है, खाली मियाँ बीवी थे। सही। 4,500 वाले में मियाँ बीवी 2 बच्चे थे। मैंने कहा जो 4,000 से ज्यादा वाला नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए ज्यादा। अच्छा मिर्जा साहब, ये सारा काफी टाइम हो गया है मैं ख्याल आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बता दी है। इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई? हम्म। अभी तक तो चलो रेंटल के हिसाब से सब कुछ हो गया। हाँ बाकी जी। मैं एक्सपेंस के ऊपर तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि हर एक्सपेंस जो है, जो लोग ज्यादातर एक ही चीज कहे जा रहे हैं कि फैमिली एक्सपेंस कितना है वहां रहने के ऊपर। मैंने लोगों को यही चीज बताई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा फैमिली एक्सपेंस 10,000 है, हम्म। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अंकारा में रह रहे हैं, उनका मंथली एक्सपेंस 3,700 लीरा है अपने घर के अंदर। ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं। सही। मैंने आपसे वही बात करूंगा, एक्सपेंस सब कुछ आपके हाथ में है। वो तो अपना घर हो फिर है ना इतना। बस, तो वही सब चीजें आती है कि आप अपने आप को किस तरीके से लेके चलते हो। लेकिन जहां तक रही बात $75,000 की और $50,000 की, ये मैं अपने सारे व्यूअर्स और सबको एक चीज बार बार बता रहा हूं कि जो नए लोग हैं, जो नए आने वाले हैं, वो थोड़ा सा होशियार रहे रियल एस्टेट वालों से। हम्म। दूसरा, आने से पहले उसकी थोड़ी सी स्टडी करें। उसकी वजह क्या है कि पहले $75,000-50,000 की शर्त नहीं थी,
और अभी भी मैं बार बार दोबारा यही कहूंगा कि दोनों चीजों में फर्क है, एक इन्वेस्ट और एक रहना। रहने के लिए 75,000 $50,000 की शर्त है। इन्वेस्टर के लिए तो 20,000 की भी प्रॉपर्टी खरीदे, कहीं भी कचरे में खरीदे, कहीं दूर जाके, और इन्वेस्ट करे और चला जाए, उसके लिए कोई मसला नहीं है। हमारे साथ क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है और लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। मेरी जो वो है टॉपिक, वो यही है कि लोगों को मिस गाइड ना किया जाए, उनको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। क्योंकि देखे ना, अगर एक बंदा कहता है मेरे पास 10 लाख या मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 60 लाख है, पाकिस्तानी पीकेआर, भाई वो 60 लाख लीरा पीकेआर लेकर वहां आ गया और आपने उसको बेवकूफ बना के दिला दी, अब उसका टीआरसी नहीं बनना, तो उसका वो 60 लाख का क्या फायदा, ये बताएं आप मुझे। सही बात है, वो उस तो 60 लाख को जीरो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास 60 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मुझे घर खरीदना है, मेरा रेंट मेरे पास पाकिस्तान में आता रहे, नो प्रॉब्लम, घर खरीद लो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही है। लेकिन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करो, दोनों चीजों का मिक्स नहीं करें। हमारे लोगों ने क्या किया, मिक्स करना शुरू कर दिया है। और आपके सामने वाली बात है, हमारे अपने ही पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को ही लूट रहे, कसर ऐसे नहीं ही है, छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं आपको सही अभी बात। भी एक बात बता रहा हूँ, एक छुरी होती जिसकी धार बिल्कुल सीधी होती है, एक छुरी होती है जिसकी धार में कांटे होते हैं, ऐसे 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 करके, जिग जैग किस्म की होती है। हमारे पाकिस्तानी वाले जो है ना, वो जिग जैग वाली छुरी यूज करते हैं ताकि तकलीफ ज्यादा हो। बस अल्लाह समझ रहे हिदायत हैं? दे, यही कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि लोगों ने मुझसे भी बहुत बातें की, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी बहुत से लोगों ने टॉन किया, मुझे जो है मुझ पे वो किया कि मैंने कहा देखो भाई, मेरे दिमाग में जो बात आएगी मैं वही बताऊंगा, अब तुम कुछ भी कहते रहो आगे। और अगर मैं तुमसे कोई बात करूंगा तो मैं रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ करूंगा, विद प्रूफ। देखिए ना, आपके सामने मैंने अभी तक कोई टीआरसी की बात नहीं करी, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है। हाँ जी। सही है, मेरा वो टॉपिक नहीं है। मैंने आपसे टीआरसी की क्या बात करी, तुम्हारे पास $75,000 है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपकी फैमिली वहां आ सकती है। हाँ जी। सही है। अगर आपके पास इससे कम है पैसे, $50,000 है या $30,000 है, तो $50,000 वाली शर्त, दूसरी सिटीज में चले जाओ। $30,000 है, इन्वेस्ट करो, वापस चले जाओ ऐसे ही है। और उसका रेंट देते हो, बस। अब आप ये कहो कि नहीं मैं 30,000 के अंदर रहूंगा भी, टीआरसी भी अप्लाई करा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तो यार ये मेरे हिसाब से बेकार की बातें हैं अभी करंट सिचुएशन के ऊपर। और स्टिल टीआरसी मेरा कोई वो टॉपिक नहीं है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर। मैंने जितनी भी जगहों पे जो भी इंटरव्यू दिया या टॉपिक छेड़ा या कोई बात की है, सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर की है। क्योंकि जैसी बात है, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे दोस्त भी इन्वेस्टर है, सही है, हम लोगों का एक ही माइंड है ना कि भाई इस पैसे से किस तरीके से हम अपना रेवेन्यू जनरेट करें, कि कल को अगर हम सऊदी अरब से वहां जाते हैं तो, सही है, वो आपके सामने एज अ रेंटल है। अब सही जैसे बात। कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक शर्त लगा दी है कि आपको जो है टीआरसी के लिए नफूस कराना है। सही है, ये तो आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है मेरे पास 5 घर है, सही है, लेकिन मैं तुर्की में रहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे टीआरसी चाहिए। हम्म। मेरे 5 घर हैं, मैं तुर्की में नहीं रहता, लेकिन मुझे टीआरसी चाहिए, और मेरे सारे टापू जो है वो 2020 के हैं। हाँ जी, सही है, एग्री करते हैं आप इस बात को। हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें से एक घर के ऊपर अगर आपने नफूस करा दिया तो बचे कितने, 4। तो वो जो जिसका आपने नफूस करा दिया और आप कंट्री आउट हो गए, मेरी नजर के अंदर उस घर के ऊपर दोबारा नफूस नहीं होगा और आप उस घर को रेंट पे नहीं दे सकते, क्योंकि सही है। उस घर से आपने नफूस करा दिया ना। अगर हाँ अगले जी। बंदे को आप उसको रेंट पे दोगे तो वो नफूस कराएगा, वो कहेंगे ये क्या, एक ही घर के ऊपर 2 नफूस, सही बात। तुम तो सबसे पहले आ जाओ, वो कहेंगे तुम तो सबसे पहले आओ। तो आप अपने दिमाग में ये चीज रखें कि अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं तो एक पे नफूस हो गया तो प्रॉपर्टी खलास। अब आप उसको पर डे, वीकली, पर मंथ, इस तरह रेंट आउट कर सकते हो, सालाना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं कर सकते। सही बात।
सही ना। इसके अंदर भी जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने अपनी नई फिलॉसफी डाली हुई है, उनकी अपनी एक नई कहानी है कि नहीं हम जी करा देंगे। भाई कैसे करा देंगे यार, इंसान पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करे, थोड़ा सा तो यूज करे यार। मतलब मैंने आपको एक चीज बड़ी आसानी से बता दी, 5 घर है, 4 रेंट पर है, लेकिन नहीं 5 घर है, मुझे टीआरसी चाहिए और वापस अपने दूसरे कंट्री जाना है। तो जब मैं नफूस करा लूंगा और नफूस कराने के बाद अपने एजेंट को बोलूंगा कि मेरा घर, जब मेरा काम हो गया अब तुम इसको रेंट आउट कर दो, तो जो दूसरा रेंटल आएगा कहेगा भाई मैं अपना तो नफूस कराऊंगा ना, वो कहां से कराऊं, ये तो ऑलरेडी नफूस हुआ हुआ है। तो वो गलत है। इट मीन्स कि आप उसका लॉ तोड़ रहे हो। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मगर नहीं भाई, मैं ये घर को जाया करूंगा, ये पूरा साल खाली रहे, हाँ तुम इसको पर डे, पर वीक, पर मंथली इस तरीके से दे दो, हाँ जी। लेकिन साल का कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को नहीं देना, जिसके अंदर आपका खुद का भी नुकसान है। उसमें आपका खुद का भी नुकसान है, अगर आप पकड़े गए कुछ हुआ तो भाई वो कहेंगे तुमने हमारा लॉ ब्रेक किया। सही है। चले ये तो हो गई अभी तुर्की की एक और बात। अभी मैं एक और चीज बता दूं पूरे होल मिडिल ईस्ट वालों के लिए, कतर, ओके। कुवैत, सऊदी अरब, इनके लिए बता रहा हूँ खास, सुन ले मेरी बात गौर से। पाकिस्तान से मुझे आइडिया नहीं है इतना ज्यादा, ना मैं इतना ज्यादा वहां पर फोकस करता हूँ। उसकी वजह क्या है भाई, बहुत टाइम हो गया रहते रहते, वहां के लॉस का नहीं पता। ये नहीं पता मुझे पाकिस्तान से कि मल्टीपल वीजा अप्लाई होता है या नहीं होता पाकिस्तान से तुर्की के लिए। होता है, होता है। मुझे तुर्की के लिए मल्टीपल वीजा अप्लाई होता है, जिसकी शर्त है, ये चीज मैं आपको एक बहुत अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद मेरी पॉसिबल बहुत से ऐसे हजरात होंगे जिनको नहीं पता। उसकी शर्त सुन ले क्या है, 2 वीजा लगे हुए होने चाहिए स्टिकर तुर्की के, 2 तुर्की के वीजा लगे हुए होने चाहिए। अमेरिका कनाडा की वीजे की सिनेरियो अलग है, वो ई वीजा किमलिक होना चाहिए, चाहे एक्सपायर हो चाहे वैलिड हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप कह रहे हैं 2 वीजा होने चाहिए टर्की के, पुराने, इसके पुराने अगर मल्टी। मल्टीपल, अगर अगर मल्टीपल वीजा अप्लाई करना है तो। ओके, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे या गल्फ पे? नहीं नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट, कोई सा ही पासपोर्ट हो। ओके ओके। सही नहीं, है। पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान से कह रहे हैं, अमेरिका, गल्फ से कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं गल्फ वालों की बात कर रहा हूँ, गल्फ के अंदर तो पाकिस्तानी लोग भी तो रहते हैं ना, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करूंगा ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अप्लाई करने का सिनेरियो मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, मैं सऊदी अरब की बात करूंगा आपसे, कि पाकिस्तान से बिल्कुल। जो अप्लाई करते हैं अनातोलिया से और ये जेरिस वालों से, उनकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, बात कर रहा हूँ वीएफएस वालों की, जो सऊदी अरब ऑपरेट करता है, और अदर कंट्रीज भी उन्हीं के थ्रू अप्लाई होता है। अगर आपका कनाडा का वीजा लगा हुआ है, अगर आपका इंग्लैंड का वीजा लगा हुआ है, अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, उसकी बात नहीं है, उस पर ई वीजा मिल जाता है आपको। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आपको स्टिकर वीजा लगाना है मल्टीपल 1 साल का, उसकी शर्त है कि 2 वीजा स्टिकर लगे हुए होने चाहिए तुर्की के, और एक पुराना किमलिक होना चाहिए, चाहे एक्सपायर हो चाहे न्यू हो, तो आपका मल्टीपल लगेगा। वरना 1 साल का किमलिक हो, पुराना, 1 साल का नया किमलिक हो, और एक वीजा हो, कोई सी भी 3 चीजें चाहिए उनको लाजमी, तो आप मल्टीपल वीजा के लिए एलिजिबल होंगे। सही सही। इसके ऊपर ये मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अभी यही किया कि चलो यार, मैं भी, मैंने कहा चलो देखेंगे, एक सब सरप्राइज देंगे, डायरेक्ट कभी भी इस्तांबुल पहुंच जाएंगे कि भाई हम भी आ गए चलो। तो वो डिपेंड करता है कब आए, ऐसे कभी क्या पता घूमने के लिए भी आ जाए तो बंदा। मैंने कहा चलो भाई, भी आजकल डेली जो है कुछ ना कुछ एक नए लॉ निकल रहे हैं, रात में सोते हैं सुबह उठते हैं नया लॉ होता है, यही हो रहा है अभी हर जगह ही ऐसे हो रहा तुर्की है। के अंदर। पाकिस्तान में भी यही ऐसे बता ही रहा हो हूँ, रहा है। दुनिया मैं में ही ऐसे तुर्की हो का रहा ये है। बता रहा हूँ कि सुबह रात में सोते हैं सुबह उठते हैं नया लॉ, मतलब शुरुआती सुबह नए लॉ से होती है। तो मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, विजिट कर कर आ जाते हैं, देख कर आ जाते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए, वही वाली बात है, हर मुल्क की ये वो है कि इलेक्शन करीब है, ऐसे ही है। इलेक्शन करीब है। बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, समझने वाले जो होंगे ना वो मेरी बात समझेंगे। ये रियल एस्टेट जितने ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, ये इस टाइम आपके साथ प्ले करेंगे, आपको कंफ्यूज करके कि हालात खराब हो रहे हैं, नए लॉ पे लॉ निकल रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अपनी सस्ती महंगी प्रॉपर्टी सस्ती बेचेंगे, ये आपसे खरीदेंगे,
और इलेक्शन के बाद इसी को 3 गुना ज्यादा में बेचेंगे। ये मैंने एक बहुत बड़ी बात छोटे अल्फाजों में समझा दी। जितने भी समझदार होंगे वो शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सही बात है, हो सकता है सही है। वो, नो डाउट। देखिए ना, मैंने आपको एक बात बताई, बहरिया टाउन की स्टोरी आपने सुनी होगी। खुद ही गिराते हैं प्रॉपर्टी, खुद ही बढ़ा देते हैं। यार ये क्या, सही है, सही आज है। तुमने कहा कि यार ये प्रॉपर्टी जो है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की है, 6-8 महीने के बाद कह रहे हो 60 लाख रुपए की है। मैंने कहा यार अजीब आदमी है यार, अभी तुमने 10 लाख कहे थे, अभी 60 लाख कर दिए। अभी इतनी मुश्किल से 10 लाख जमा करके आया था मैं, अब सही ये साठ बात। लाख की कर दी। तो ये यही सेम चीज जितने भी एजेंट्स बैठे हुए हैं, जितने भी, उन सबका यही काम है, लोगों को डरा डरा के इनको पता है ये पाकिस्तानी कौम है, डरती रहेगी, डराते जाओ। तो जो लोगों के घर 10-10 लाख के हैं या 20-20 लाख के हैं, चाहे कितने के भी हैं, वो उनसे सस्ते दामों में उठाएंगे और वेट करने के बाद, इलेक्शन के बाद उनको महंगे दामों में बेचेंगे, क्योंकि ये बाइंग टाइम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा साहब वही बात है ना, जालिम जालिम लोग है ना असल में, ये एजेंट माफिया जो जालिम है। ठीक है, मैंने यहाँ का। आपसे क्या कहा, मेरी बहुत से मेरी आपको पता ही होगा, अभी मुझे भी 2-3 लोगों से मेरी, आपको पता होगा कि वो हुई है, बहसबाजी हुई है। उसकी वजह यही है कि अगर आप किसी को कोई सही बात बताओगे ना, तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम है। यार ये बात। अपनी फ्रस्ट्रेशन, ये अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पे आके निकालना है भाई। वो गुस्सा नहीं है, वो अक्लमंदी है दूसरों के लिए, जो आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो। अभी आपको आए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए ही नहीं है, आप किरायों पे रहने वाले लोग हैं और आप हवाई फायर कर रहे हैं। तो इस बात में और एक पुराने इन्वेस्टर में थोड़ा फर्क होता है समझाने का। जब भी कहा जाता है कि अपने से बड़े से दोस्ती करो ताकि तुम्हें सीखने को मिले। सही बात। हमारे अब्बू अम्मी ने हमको यही चीज सिखाई, हमेशा अपने से बड़े का अदब करो और उससे सीखो। वो तुमको हमेशा सिखाएगा। छोटे से करोगे तो कंपैरिजन आता है कि यार इसकी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी है क्यों, इसके पास 3 प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक क्यों। ये कंपैरिजन है, कंपटीशन आ जाता है। लेकिन जो एजेड लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमने तो ये सब जिंदगी देखी है, इसको सिखा दो, इसको बता दो। ये फर्क है। ऐसी तो है। इस टाइम पे मैं सबको यही कहूंगा, जैसे हमारे खान साहब का एक डायलॉग है, घबराना नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, अभी भी यही बता रहा हूँ, इसको मेरी बात को बोल रहा है, मजाक में नहीं लेना। ये नहीं, सही एजेंट्स बात। आप पे वॉर करेंगे। ये एजेंट्स, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई से भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एजेंट बोला है, इट मींस एजेंट बहुत सारे होते हैं। हम्म। ये आपकी महंगी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बिकाएंगे डरा डरा के कि भाई हालात खराब हो रहे हैं, निकलो यहाँ से। लोग छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग छोड़ छोड़ के गए भी हैं। तो वही बात है कि इसमें घबराने वाली कोई नॉर्मल बात है, ऐसी खास बात नहीं है। आपको इतना पता है कि मेरी प्रॉपर्टी तो वैसी बढ़ गई है, वैसी प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर चले गए, ऐसी सही है। ना, उसमें तो कुछ नहीं होना। अब उसको किस तरीके से सस्ते दामों में खरीदा जाए, मेन टॉपिक तो ये है। सही बात। उसको सस्ते दामों में कैसे खरीदा जाए। तो पैनिक क्रिएट करो, टेंशन दो लोगों को। जब लोगों को आप टेंशन देंगे तो पैनिक वो डाले, कहेंगे, पैनिक लोग तो ये क्रिएट कहेंगे ना, करेंगे। पैनिक क्रिएट लोग तो करेंगे, ये कहेंगे उसमें ना। लोग आगे बेचेंगे वही। ऊपर यही से तो। आप उस मुल्क में तो बैठे भी नहीं हो, दूसरे हाँ मुल्क के जी। अंदर बैठे हो। वो बंदा जो है रात भर बैठ के ही सोचता रहेगा, यार मैंने तो इतने पैसे लगाए, ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। अभी भी तो लोग रह रहे हैं, ऐसी, ऐसी। अभी नहीं रह रहे लोग। भाई अभी मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, दूसरी चीज मुझे अभी स्लो स्लो चीजें याद आती जा रही हैं कि जो नई चेंजेस आई थी, मियाँ बीवी जो 50-50 परसेंटेज के ऊपर टापू जो बन रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं, जो 50-50 टापू बनेगा अब, जैसे मेरा टापू है 50-50 का, वाइफ का और मेरा, वो एक ही टापू 50-50 था। हम्म। अभी 50% वाइफ का अलग बन रहा है, 50% हस्बैंड का अलग बन रहा है। 2 टापू मिलते हैं 50% के। वाइफ अपनी टापू की फाइल में अपना टापू लगाएगी टीआरसी अप्लाई करने के लिए 50% का, हस्बैंड अपना टापू अलग लगाएगा अपनी फाइल में टीआरसी अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अच्छा, सही। 2 टापू मिल रहे हैं अलग अलग। इसका मुझे नॉलेज सही नहीं है, है। ये आप बेहतर हाँ जानते ये हैं आप। 100%, ये चीज ये मेरे पास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
अगर 50-50 होता था पहले, तो एक ही टापू में दोनों के नाम मेंशन होते थे, 50-50 परसेंटेज डिवाइड हुई हाँ होती। जी हाँ जी। अब वही चीज है, सेम वही चीज है, लेकिन टापू चेंज है। ये टापू अलग वाइफ बन। का अलग है, हस्बैंड का अलग है। सही सही। सही है। और 50-50 उसके ऊपर मेंशन हुआ, 50% का हस्बैंड का, 50% का। टीआरसी के अंदर भाई आप ये देखे ना, अभी वो ये कह रहे हैं कि जिसका टापू में नाम होगा हम उसको टीआरसी देंगे बी कैटेगरी की। सही है, बिजनेस कैटेगरी की, वरना ई में दे देंगे। भाई मेरे पास तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी 6-7 लाख लीरा की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको ई कैटेगरी का दे दिया, टापू में भी नाम है। सही। गोच इदारे वालों ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है, ये कहते हैं ना माइंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं, घुमाना, उर्दू अल्फाज में कहते हैं ना, बंदे को घुमा के रखो। हाँ जी हाँ जी। वो कैसे? मैं गया, मुझसे 4 डॉक्यूमेंट मांगे, एक सवाल है। आप गए, आपसे 6 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी। कोई और गया, उससे 2 की मांगी। कोई और गया, उससे 8 की मांगी। इट मीन्स दे आर प्लेइंग गेम, ताकि ये चारों अगर एक जगह पे बैठे तो कंफ्यूज ही रहे। वो कहेगा मुझसे 2 मांगी, वो कहेगा मुझसे तो 6 डॉक्यूमेंट मांगे, वो कहेगा मुझसे तो 4 मांगे, एक कहेगा मुझसे 8 मांगे। तो एक क्राइटेरिया नहीं बना रहे हाँ कि हाँ। आपको यही डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ताकि यही तो गेम है। अच्छा, ये गेम मेरे साथ जब मैंने टीआरसी अप्लाई किया था वहां जाके, तब भी कुछ ऐसी गेम, लोग कुछ कह रहे थे कि हमसे वो भी एडिशनल चीजें मांगी हैं। लेकिन मैंने यही तब ये चीज, बताया था, मैंने कहा यार ये चीजें नहीं, यहाँ मेरी वीडियो वो पड़ी हुई है जिसमें मैंने चीजें मैंने बताई थी, यही लेकिन चीज लोग लोगों को भी जाते तो कहते बताई वो है। हमें वो भी मांगा, हमसे ये भी चीजें मांगी, एक्स्ट्रा चीजें जो एडिशनल जो सही ना? लगी नहीं थी। अब कहने का वही मकसद है ना, आपने अपने हिसाब से बता दिया, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तीसरा बंदा किसी और हिसाब से बताएगा। ये तो वही वाली कहानी है कि जब आप वहां जाएंगे, तो कहते हैं समंदर में जब डुबकी लगाएंगे तो ही तो उसकी गहराई का अंदाजा होगा। सही बात। तो ये वही कहानी है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल टेंशन ना लो, जो होना है वो तो होगा। सही है। मैं तो एक चीज ऐसी अभी है। सीख ली, जो होना है वो तो होगा, उसी टाइम पे बैठ के उसको सॉल्व करना है, वहीं बैठ के। ये नहीं आप कह सकते कि भाई अभी कुछ लोगों ने नई कहानी सुना दी थी कि जिनकी अब जगह वो कह रहे हैं कि जो $75,000 $50,000 वाला जो सिनेरियो है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे हिसाब से वो 24 अप्रैल के बाद से इम्प्लीमेंट वाले जो टापू हैं, 24 अप्रैल 2022 के बाद से वाले, हाँ जी हाँ जी। उन पे ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। सही है। लेकिन अगर आप वहां जाएं, मैंने ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि अगर मैं जाऊं, मेरा 2019 का, अगर उसने मुझसे कह दिया, जैसे भी एक नई चीज आ गई है कि वो कह रहे हैं 2019 वाले जो है, 2020 वाले जो है, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट निकाल के लेकर आए अपनी दोबारा। ऐसी है। सही है। दे आर प्लेइंग एंड दे आर डूइंग बिजनेस विद यू। ऐसी है मिर्जा वो साहब। आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वजह क्या? आपके पास एक ऑलरेडी एक्सपर्ट रिपोर्ट है, तो दूसरी का क्या काम? सही है। एक अगर ना हो तो समझ में आती है बात। तो देखिए, अब उन्होंने वो कंडीशन लगाई तो आप दे दो, और आप क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने आप पे कंडीशन लगाई है तो आप दो। हम्म। तो क्या है, अब हर बंदा जो टीआरसी वाला जाएगा वो हर एक्सपर्ट रिपोर्ट निकालेगा, तो दिया आपके उनके पास पैसे जनरेट हो रहे होंगे, एक्स्ट्रा मनी आ रही है। बेशक वो आपको देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मनी भी तो आ रही है ना, एक्स्ट्रा पैसे भी तो आ रहे हैं ना भाई, बैठे बैठाए के। ऐसी है। तो ये सब चीजें हैं। अब पिछला वही वाली बात है, ऐसी बात नहीं कि मैं भी नहीं घबराया था, मैं ये नहीं कह रहा कि हम भी बहुत पत्थर दिल वाले। थोड़ी सी घबराहट हुई थी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई थी, लेकिन वही चीज है, हर चीज को समझना है आपने कि कौन आपके साथ प्ले कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। थोड़ा उसको ठंडे दिमाग से भी सोचना है कि नहीं यार, ये इसका एक फेस ये है तो दूसरा फेस क्या है। अब देखिए ना, मैंने आपको एक चीज बता दी बैरियर टाउन की, पाकिस्तान कराची में जो है, भाई आज 10 लाख की है, 6 महीने के बाद 60 लाख की। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? और यकीन करो, उसी प्रॉपर्टी की इतनी बुराई है कि लोगों ने यहाँ ले लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी तुमने 6 महीने के बाद वो 80 लाख 60 लाख की पहुंचा दी। ऐसे कैसे हो गया यार? तो जो वही वाली बात है, जो डर गया, उन्होंने कहा भाई यहाँ से निकलो, पैसे अपने खुले करा लो जल्दी से जल्दी। सही बात है, सही बात है। सेम टू सेम यही पॉलिसी इस टाइम पे तुर्की में चल रही है, खास तौर पे इस्तांबुल पे। अच्छा मिर्जा साहब, हमारा ना ये काफी लंबा हो गया है,
तकरीबन सही 1 है। घंटा 10 मिनट का हो गया। काफी इंफॉर्मेशन सही है। आपने शेयर कर दी है, और कोई पैगाम देना होगा लास्ट में आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम ये खत्म करते हैं। देखिए पैगाम तो मेरा यही है कि जिसको मुझसे जो अदर इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। मेरा नंबर आमिर भाई जो है वो मेंशन कर देंगे। सही है, लेकिन खुदा के वास्ते ओनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैं टीआरसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता भाई, ना मेरा कोई शौक है उस काम में। सही है, सही है, क्यों? सही है। उसका तो लॉ ही वही है कि आज कुछ है कल कुछ है, इसलिए हाँ उसको तो जी। छोड़ दें। प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करनी है, रेंटल बात करनी है, इनकम टैक्स की बात करनी है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी बात करनी है, वो आप मुझसे बात करें जो इन्वेस्टर है समझदार। सही है, कि वो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी और तो कुछ भी नहीं। बाकी ये है कि रियल एस्टेट वालों से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बचें, बच गए। एहतियात करें, एहतियात करें इस टाइम पर। अगर देखना आप कि चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बेच दें तो फिर आप चले जाएं इनके पास। मैंने कहा और देखना अगर आप चाहते हैं यही प्रॉपर्टी डबल में बेचें तो थोड़ा इंतजार करें, इलेक्शन तक वेट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंट्री में ऐसा लॉ नहीं होता कि वो आपको बाहर निकाल दे, इम्पॉसिबल सी बात है। ऐसी है। मैंने कहा देखना स्पेशली जिसकी जिसके पास रियल प्रॉपर्टी एस्टेट है, वाले आपके रेंटल दुश्मन वेंटल ना हो वालों की जाए। बात नहीं कर रहा। मैंने कहा रियल क्या एस्टेट चीज? वाले आपके दुश्मन ना बन जाए। नहीं, दुश्मन है भाई। देखो ना, मैं एक हक की बात कर रहा हूँ, जो बात है वो आपके मुंह पे बता दी। मैंने नहीं कहा नहीं, वो तो आपको मुझे अगर मैं पता कोई है। चीज बता रहा हूँ, वो मैंने जो लास्ट आपको अब तक बातें लास्ट बताई। टाइम भी जो हुआ था ना, वो मुझे याद है। हाँ, लास्ट टाइम भी चले। कुछ ऐसा ही हुआ था। आप मुझे एक बात बता देना, मैंने आपके सामने अगर एक बात सारी रखी, कोई एक बात बता दो यार मिर्जा भाई आपने ये गलत बात की है, ये बता दे, कोई एक ऐसी सी बात नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ। मैं सही ना? अब तो वही तो कहता हूँ, सच्चे लोगों के पीछे दुनिया, वो कहते हैं ना, पत्थर लेके पड़ती है कि यार ये सच क्यों बोल, हर चीज सच क्यों बताई जा रहा मैं इन सब चीजों की केयर नहीं करता, मुझे उनको भी हैंडल करना आता है, मुझे है। पता ऐसी है है। मैंने कहा किस तरीके से किस इंसान को हैंडल करना है। लेकिन ये कि अपने पास अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर कर दो करेक्ट टाइम पे। हर चीज का एक प्ले वो टाइम होता है, कहते हैं ना सही टाइम पे चौका मारना। ऐसी है। बस वो आपको आना चाहिए किस टाइम पे वो करना है, बस। ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगा, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट करे, मुझे बताए, मैं उसका जो भी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि ऐसी बातें फजूल बातें जो हो, जो किसी के काम की ना हो, इन्फॉर्मेशन कोई काम की शेयर नहीं करना होनी चाहता चाहिए। है ज़रूर करे, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। मतलब मैं यही चीज एक और दफा भी बता दूंगा कि किसी को अगर वकालत के थ्रू घर लेना है बैठे बैठे अपनी जगह से, अपनी कंट्री से तुर्की में लेना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, मल्टीपल वीजा जो अप्लाई करेंगे उनका क्या प्रोसेस है। सही है, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम पे जो डॉलर आपने चेंज कराने हैं उसकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए ना हाँ अदर जी। इंटरव्यूज में लोग बेकार की बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारे घर का खर्चा कितना है। अरे भाई इसका तुमसे क्या लेना देना। ऐसे ही है। सही है, टीआरसी में क्या हो रहा है, ये सब ये तो दोनों चीजें बेकार है। वो असल में सबको हर चीज बताइए यार, उनकी वेबसाइट पे हर चीज पड़ी हुई है, एक प्रैक्टिकल, जो एक प्रैक्टिकल हुआ है उसका बताइए आप। देखिए ना, प्रॉपर्टी और किमलिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो मैंने आपको पूरे इंटरव्यू में बता दिया। अब ये कि जिसको भी पूछना होगा कुछ करना होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा या मुझे बता दे, कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं हेल्प कर आपको दूंगा। नंबर शो कर दूंगा, जिन जिसने भी रब्ता करना है वो आपसे मैसेज पे पहले पूछ ले, उसके बाद रब्ता कर ले तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाकी शुक्रिया बहुत बहुत मिर्जा साहब, अगेन थैंक यू आपने वेरी इतना मच। टाइम दिया, इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की, ये सदका जारी है नो प्रॉब्लम, आपकी तरफ नो से। प्रॉब्लम, अल्लाह हम सबका हामिल नासिर हो। अभी नो के लिए इजाजत प्रॉब्लम। कोई दीजिए। भी किसी को हेल्प हो कुछ हो, नो प्रॉब्लम, मुझसे जितना होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि भाई ये चीज इस तरह है, बाकी आपकी इंशाल्लाह। मर्जी। चल। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।